बायसिंग में हमने देखा कि फॉरवर्ड बायस के लिए पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आपका जो करंट है वो आपके डिफ्यूजन करंट की वैल्यू ड्रिफ्ट करंट से ज़्यादा होती है, क्योंकि मेजॉरिटी का जो करंट फ्लो है वो यहाँ पे फेवर होता है। रिवर्स बायस में इसका उल्टा होता है। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। करंट अंडर रिवर्स बायस वोल्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है कब तक, जब तक कि क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज नहीं आता। यानी कि आपका जो ड्रिफ्ट करंट है केवल वही कॉज होता है और आपका जो डिफ्यूजन करंट है उसका वैल्यू बहुत स्मॉल होता है। कब तक, जब तक कि हम क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज पर नहीं जाते। उसके बाद ब्रेकडाउन हो जाता है जंक्शन का, और जब ब्रेकडाउन होता है तो आपका डायोड का जो रिवर्स करंट है वो इंक्रीज करता है शार्पली, और स्लाइट इंक्रीज इन द बायस वोल्टेज जो है वो लार्ज अमाउंट में आपके करंट को इंक्रीज कर सकता है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। दो तरीके के ब्रेकडाउन माने जाते हैं, या तो जेनर ब्रेकडाउन या एवलांच ब्रेकडाउन। दोनों ही ब्रेकडाउन में आपका करंट जो है वो एकदम से बढ़ता है। जेनर ब्रेकडाउन में हम ये मानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं डिप्लीशन लेयर के वो अपने आप टूट जाते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरी हाई रिवर्स वोल्टेज, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे दिस फिनोमिनन टेक्स प्लेस इन पीएन जंक्शन हैविंग हाई डोपिंग, पीएन जंक्शन हैविंग थिन डिप्लीशन। और ये कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है और थिन डिप्लीशन होता है। जबकि एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं डिप्लीशन लेयर के वो टूटते तो हैं, लेकिन उनके टूटने का कारण हाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। उनके टूटने का कारण होता है कोलिजन ऑफ माइनॉरिटीज़ जो कि हाई काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। और ये क्यों एक्वायर करते हैं, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये जहाँ पे देखने को मिलता है वहाँ पे पीएन जंक्शन की डोपिंग लो होती है और जो डिप्लीशन लेयर होता है वो थिक होता है। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर हम फॉरवर्ड बायस का करंट देख रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस में जो हमारा करंट है वो नी वोल्टेज के बाद अचानक से बढ़ता है। ये नी वोल्टेज क्या है, ये वो वोल्टेज है जो कि बैरियर के बराबर है। तो जैसे ही हमारा फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज बैरियर वोल्टेज के बराबर होता है और जैसे ही उससे बड़ा होता है तो हमारा जो करंट है डिफ्यूजन करंट उसकी वैल्यू क्या होती है, अचानक से बढ़ जाती है। रिवर्स में क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज तक तो आपका एक तरीके से मानिए करंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट करंट ही है जिसकी वजह से आपको यहाँ करंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद अचानक से ब्रेकडाउन होता है और करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। फॉरवर्ड करंट की जो इक्वेशन लिखी जाती है फॉरवर्ड बायस में वो होती है आई नॉट ई की पावर प्लस क्यू वी अपॉन के टी माइनस वन, जहाँ पर ई की पावर क्यू वी अपॉन के टी वन से बहुत बड़ा होता है। रिवर्स करंट जो होता है उसकी वैल्यू माइनस लगा के लिखी जाती है क्योंकि ये वन से बहुत छोटा होता है। अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि करंट आए हमें सर्किट में बताना है। यहाँ से 20 वोल्ट हमने लगाया है, 10 ओम ये रेजिस्टेंस, 10 ओम ये रेजिस्टेंस और 10 ओम ये रेजिस्टेंस है। तो देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। आपका ये वाला जो डायोड है ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है। रिवर्स बायस में लगा हुआ है तो ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, यानी यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सर्किट में दो ही रेजिस्टेंस होंगे, ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में। तो आप करंट लिखोगे टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे, 20 अपॉन 20 क्या आ गया, 1 एम्पियर। फिर इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में भी हमसे करंट आई का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ 2.7 लगाया है, यहाँ 0.7 है और 0.3 हमारा उल्टी डायरेक्शन में लगा हुआ है और 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो पूछा है करंट कितना होगा। तो देखिए जो हमारा ये डायोड जो है रिवर्स बायस में लगा है, यहाँ तो हम मान लें कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जो भी करंट फ्लो करेगा वो फॉरवर्ड बायस वाले में से करेगा। 2.7 का वोल्टेज हमने लगाया है, 0.7 का ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है। तो हमें नेट वोल्टेज क्या मिला, 2.7 माइनस 0.7 और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना है, 10⁻³ ओम। तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या हम इसको 2 मिली एम्पियर भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड की। जंक्शन डायोड जो है वो कहाँ कहाँ काम आ सकता है। तो देखिए डायोड एज अ रेक्टिफायर काम आ सकता है, हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ये आपका इनपुट है,
तो जब जब आपका पॉजिटिव वेव आएगा तब तब वो पास करेगा, जब जब नेगेटिव आएगा उसको डिस्कार्ड करेगा। तो आधी वेव ही पास होगी, इसलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ये सबसे बेसिक रेक्टिफायर है जिसमें एक डायोड काम में लिया जाता है, जो जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट को पास करता है, जब रिवर्स बायस में होता है तो करंट को पास नहीं करता। तो केवल पॉजिटिव पार्ट जो है वो पास होगा, नेगेटिव पार्ट पास नहीं होगा। इस केस में हमारी जो आई आर एम एस की वैल्यू होगी वो आई नॉट बाय 2 होगी, आई मीन की वैल्यू आई नॉट बाय पाई होगी। इनपुट फ्रिक्वेंसी जो होगी वो आउटपुट फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वो 40.6% हो सकती है। रिपल फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो होता है एसी कंपोनेंट डिवाइड बाय डीसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट यहाँ इनका रेशो निकालते हैं अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर मीन से -1, तो ये लगभग आता है 1.21। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू याद रखनी है, एफिशिएंसी मैक्सिमम याद रखनी है, बाकी तो आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट हुआ है। फिर बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। डेफिनेटली ये बेटर है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इसमें 2 डायोड काम में लिए जाते हैं और इसमें क्या होता है कि जब हमारा पॉजिटिव पार्ट ऑफ वेव अप्रोच होता है तो हम इस वाले को दे देते हैं जो कि फॉरवर्ड बायस में चला जाता है, दूसरा रिवर्स में चला जाता है, तो आधे को ये पास कर देता है। फिर जब नेगेटिव पार्ट आता है तो हम इसे दूसरे डायोड को देते हैं। नेगेटिव पार्ट इसके लिए फॉरवर्ड बायस का काम करता है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसे अप्लाई किया है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका कोई भी डायोड जो है वो खाली नहीं बैठता, मतलब आपका जो वेव का पार्ट था इनपुट का वो कोई भी बेकार नहीं जाता। एक बार ये फॉरवर्ड बायस में रहता है, एक बार ये फॉरवर्ड बायस में रहता है, तो आपको करंट मिलता एक ही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव में। लेकिन भाई आउटपुट के अक्रॉस आप जो करंट दोगे उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन करंट का यहाँ से जो चेंज हो रहा है उसको हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि वो दोनों के लिए बारी बारी से किस में चला जाए, फॉरवर्ड बायस में चला जाए। तो आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट को तो पॉजिटिव करंट ही मिलेगा। यहाँ आई आर एम एस का वैल्यू आई नॉट बाय रूट 2 हो जाता है, पहले से बढ़ गया। आप देख सकते हैं पहले आई नॉट बाय 2 था, अब आई नॉट बाय रूट 2 है। आई मीन का वैल्यू पहले आई नॉट अपॉन पाई था, अब 2 आई नॉट अपॉन पाई हो गया। आउटपुट रिपल फ्रिक्वेंसी जो है वो भी डबल हो गई। कितनी हो गई? ट्वाइस हो गई इनपुट की। तो यहाँ रिपल फैक्टर जो होता है पिछली बार 1.21 था, अब रिपल फैक्टर जो है वो 0.48 रह गया है। फुल वेव रेक्टिफायर के 2 टाइप होते हैं, वन इज कॉल्ड सेंटर टेप, वन इज कॉल्ड ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टेप में हम इस तरीके से हमारी जो सेकेंडरी कॉइल है उसकी टैपिंग करते हैं ताकि हम आने वाले इनपुट के आधे पार्ट को इस तरीके से दें कि वो D1 के लिए फॉरवर्ड बायस हो और आधे आने वाले नेगेटिव पार्ट को इस तरीके से टैप करें कि वो D2 के लिए फॉरवर्ड बायस हो। इस तरीके से आपका जो पूरा साइकिल है वो पॉजिटिव बन जाता है और आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। सेंटर टेप का मतलब है कि इस तरीके से आप टैपिंग करते हो। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है? ब्रिज रेक्टिफायर में टैपिंग नहीं होती है। इस तरीके से 4 डायोड काम में लिए जाते हैं। डेफिनेटली खर्चा बढ़ गया, यहाँ 2 डायोड से काम चल रहा था, यहाँ 4 डायोड है। यहाँ आप देख सकते हो कि फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल कोई 2 डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में रहेंगे, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगले 2 डायोड हैं जो आपके फॉरवर्ड बायस में आएंगे। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि D1 और D4, D1 और D4 ये दोनों पहले हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव बायस में रहेंगे, फिर D2 और D3 ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस में आ जाएंगे। इस तरीके से हर बार 2 डायोड जो हैं वो हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में रहेंगे और वेव को पास करेंगे। इसके अलावा जंक्शन डायोड की मदद से एलईडी बनाए जाते हैं। जब जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है जंक्शन पे ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है। अगर जंक्शन डायोड गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फॉस्फाइड का हो तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो विजिबल रीजन में होती है। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है गैलियम आर्सेनिक के लिए वो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन देता है जब रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होता है। लेकिन जब हम इसको डोप करते हैं एल्यूमिनियम से तो ये विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन को इंक्रीज कर देता है और इस वजह से हमें विजिबल लाइट मिलती है किसमें? फॉरवर्ड बायस में। मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड जो है इनके लिए हमारे जंक्शन पे जो कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का वो विजिबल रीजन में लाए करता है। तो इनकी एलईडी बनाई जाती हैं
जंक्शन पे इनके रिकॉम्बिनेशन से जो एनर्जी अपीयर होती है वो विजिबल लाइट की फॉर्म में अपीयर होती है। तो दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ एलईडी। बाद में ये समझाया गया है कि आपका जो प्योर गैलियम होता है उसके लिए आपको यहाँ पे जो गैप है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप बड़ा होता है और इंफ्रारेड रेडिएशन मिलता है गैलियम आर्सेनिक के लिए। लेकिन जब इसको डोप किया जाता है तो फिर डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है और विजिबल लाइट की रेंज में आपका रेडिएशन आ जाता है। फोटोडायोड की बात करते हैं। फोटोडायोड क्या होता है? सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें करंट कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं जब एनर्जी सप्लाई करी जाती है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के लिए फ्रॉम वैलेंस बैंड। फोटोडायोड्स में क्या होता है? ये एनर्जी हम सप्लाई करते हैं किसकी फॉर्म में? लाइट एनर्जी की फॉर्म में। जंक्शन डायोड को हम फोटो सेंसिटिव बनाते हैं, इसीलिए इसको फोटोडायोड कहा जाता है। इसे रिप्रेजेंट करा जाता है इस सिंबल से। ये सिंबल बता रहा है कि आपका ये फोटोडायोड है। ये स्पेशली मेड सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि सेंसिटिव टू लाइट होते हैं। फोटोडायोड वन रीजन में इतना थिन बनाया जाता है कि इंसिडेंट लाइट जो है उसके डिप्लीशन रीजन तक पहुंच सके और वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेज सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।